यस, गुड इवनिंग एवरीवन। अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और हमने जो टॉपिक लास्ट में छोड़ा था वो है एफिशिएंसी एंड रिन्यूमरेशन। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे हैं। चैप्टर नंबर 2 लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं। जो अपना चैप्टर है वो है लेबर कॉस्ट। इंस्टीट्यूट की बुक में इसको एम्प्लॉय कॉस्ट करके चैप्टर दिया हुआ है। इसमें मैंने पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया था, लेबर कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन, जिसमें हमने इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकालना सीखा, अर्निंग निकालना सीखा। इसी में साथ में मैंने क्या आपको पढ़ाया था, एक तो आइडल टाइम की ट्रीटमेंट और दूसरा ओवर टाइम की ट्रीटमेंट। क्योंकि आइडल और ओवर टाइम ये भी कंबाइन करके आते हैं कंसेप्ट। ओवर टाइम पे अलग से भी क्वेश्चन है एंड आइडल एंड ओवर टाइम का कंसेप्ट अगर ना पता हो तो ऑब्वियसली ये टॉपिक इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को कराया था सेकेंड पार्ट में इफिशियंसी एंड मेथड ऑफ रिन्यूमरेशन। इसी को वेजेस पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ये पार्ट अभी इनकम्प्लीट है, इसमें कंसेप्ट पूरा हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन हमने कल बहुत किए थे, बट अभी भी बहुत क्वेश्चन है जो आज हमें लेक्चर में कवर करना है। जब इसके सफिशिएंट क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है लेबर टर्नओवर रेशियो। छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में भी पूछ सकता है एंड साथ ही में प्रैक्टिकल तो पूछता ही पूछता है। एमसीक्यू आएगा तो देखते हैं एमसीक्यू के लिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो बाद में आपके डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना है, पूरी कंसेप्ट पढ़ना है और उससे रिलेटेड पूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। जब कंसेप्ट पता होगा थ्योरी क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। एंड चाहे थ्योरी से पूछे या कंसेप्ट के ऊपर छोटा प्रैक्टिकल पूछे, वो आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू में तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक मैंने बोला था, इस टॉपिक से क्या आएगा, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। जब पूरी लेक्चर खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि एमसीक्यू कैसे टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम चैप्टर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थ्योरी के लिए और एमसीक्यू के लिए आगे देखने वाले हैं। ठीक, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एडिशनल हेडिंग के, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल के लेक्चर में, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी बेसिक क्वेश्चन है। इतना पढ़ाने के बाद तो ये क्वेश्चन एकदम 5 मिनट में आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोग को एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। क्लास की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आया हुआ नहीं है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। एक वर्कर है, नेम ऑफ वर्कर मिस्टर रोजर, ठीक है, टिकट नंबर है 02, ये कोई जॉब का टिकट है कि किस काम पे कितना किया, तो उसके लिए एक जॉब कार्ड बनता है, टिकट कार्ड बनता है, वही है। वर्क कब स्टार्ट किया, 1/4/2014 को, है ना। ये क्वेश्चन आया था 2014 में, इसीलिए 2014 का डेट दिया हुआ है, 8 बजे। खत्म कब हुआ, 5 अप्रैल और 12 बजे, ठीक है। और 12 बजे कब, नून में लिखा है, ध्यान देना इसको। वर्क एलोकेटेड, कितना प्रोडक्शन करना था इसको, 2160 यूनिट्स। वर्क डन एंड अप्रूव्ड, कितना इसने बनाया, 2000 यूनिट बनाया। टाइम अलाउड कितना है, 40 यूनिट्स पर आवर, तो स्टैंडर्ड आवर तो यही निकल जाएगा। 2000 यूनिट बनाया, एक बनाने के लिए 1 घंटे में 40 यूनिट बनाने थे। 50 आवर्स आया स्टैंडर्ड टाइम, है ना। जरा एक्चुअल टाइम बताना, एक्चुअल टाइम देखो, 1 तारीख को 2, 3, 4, 5, 1 तारीख को 8 बजे इसने काम शुरू किया था। डेली पता है कितने घंटे काम करता है, 9 आवर्स। तो 1 तारीख को पूरा 9 घंटे किया होगा, 2 तारीख को भी 9 घंटे किया होगा, शाम तक काम करता होगा, है ना। 3 तारीख को भी 9, 4 तारीख को भी 9, पर 5 तारीख को ध्यान देना, 5 तारीख को काम उसको कितना बजे खत्म हो गया, 12 बजे नून में, यानी कि दिन में, यानी कि 4 ही घंटे काम किया होगा 1 तारीख को, है ना।
तो टोटल आवर्स एक्चुअल आवर्स कितने हो गए 40। अब देखो स्टैंडर्ड आवर अगर 50 है, एक्चुअल आवर 40 है, तो टाइम सेव कितना आ जाएगा 10। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था, बस आपको एक्चुअल आवर कैलकुलेट करनी थी। हर एक दिन 9 घंटे करता है, लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन 12 बजे नून में ही काम खत्म हो गया, तो 4 ही घंटे किया होगा। 11 सुबह 8 बजे शुरू किया होगा, 12 बजे दिन में काम खत्म, 4 घंटे ही उस दिन किया होगा, है ना। 40 घंटे काम किया, उस काम के लिए 50 घंटे स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, तो 10 घंटे उसने टाइम सेव किया। ठीक, डेली का वेज रेट है 25, कोई दिक्कत नहीं है। रेट क्या है, तो रेट है सर 25। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेमुनरेशन ऑफ मिस्टर रोजर ऑन द बेसिस ऑफ हल्से प्लान एंड रोवन प्लान। यहां देखो बहुत बेसिक है, स्टैंडर्ड आवर पता है, एक्चुअल आवर पता है, टाइम से पता है, रेट पता है। अब हल्से और रोवन के अनुसार आप वेज नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ठीक, लिखोगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 2000 यूनिट्स, कैसे निकलेगा 2000 यूनिट, एक घंटे में 40 बनाना है, 50 आवर्स। फिर लिखोगे एक्चुअल आवर्स यहाँ पे 10 आवर्स आ गया, टाइम सेव, टाइम सेव। ठीक, 10 घंटे टाइम सेव। चलो अब जरा निकालना, हल से प्लान के अनुसार अगर हम वेजेस कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा, तब भी मैं एक बार लिख देता हूं, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट, और ये जो आएगा इसका 50%। इस हिसाब से करा जाए तो एक्चुअल आवर 40 है, रेट कितना है देखो 25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस टाइम सेव 10 इंटू रेट और इसका 50%। जरा निकाल के बताओ। अगर इसी को रोवन प्लान के अनुसार निकाला जाए तो वेजेस कितना आएगा, एक्चुअल आवर इंटू रेट, ये 1000 रुपया तो वेजेस आएगा ही, और टाइम सेव इंटू रेट, और किस रेशियो में, एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। ये आ गया 200, 1200। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। रोहन प्लान के अनुसार रेम्यूनरेशन आएगा 1200 एंड हल्से के अनुसार आएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं, बेसिक जिस फॉर्मेट में हम पढ़ते हैं और जैसे करते हैं 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको ऊपर, लेकिन तब भी इसको करते, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। स्टैंडर्ड टाइम फॉर, और हाँ ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको ध्यान मत देना, ये जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है हम करेंगे, आंसर वही आएगा, लेकिन ये बहुत ही लेंदी टाइप का सॉल्यूशन है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब इज 19 आवर्स, गारंटेड आवरली वेज रेट, रेट कितना है 50 का। बिकॉज ऑफ सेविंग इन टाइम, एक वर्कर है जो टाइम सेव किया, तो टाइम सेव किया तो बोनस भी मिला होगा, इफेक्टिव आवरली रेट 60 हो गया, इफेक्टिव रेट जो है 60 हो गया। इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है, टोटल वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर, है ना। ये पता चलता है पर आवर हम किस रेट से कमाए हैं, वेजेस रेट अलग हो सकता है, लेकिन बोनस जोड़ने के बाद हो सकता है हमारी कमाई एक्स्ट्रा हो गया हो। एंड ऑब्वियसली 50 रुपया एक घंटे का मिलता है, पर मेरी इफेक्टिव कमाई हुआ 60 रुपया एक घंटा, तो बोनस मिला ही होगा मुझे। बोनस क्यों मिला होगा, यहाँ कह ही रहा है सेविंग इन टाइम, टाइम सेव होने पे बोनस तो आता ही है। और किस प्लान के अनुसार मुझे वेजेस मिला, रोवन प्लान। ठीक है, फॉर द सेम टाइम सेविंग कैलकुलेट आवरली वेज रेट ऑफ मिस्टर बी विल गेट अंडर हॉलसे प्लान विथ 40% बोनस।
कह रहा आप मिस्टर बी है, इसकी भी टाइम सेव उतना ही है जितना मिस्टर ए का था। मिस्टर ए का जितना टाइम सेव आएगा इसने भी उतना ही टाइम सेव किया, कोई बात नहीं। पर इसका जो वेजेज है, वेजेज इफेक्टिव इफेक्टिव आवरली वेज रेट, ये निकालना है आपको। लेकिन निकालना कौन से प्लान से है? हल्से से। ठीक, यही कह रहे हैं। और हल्से में कितना आपको बोनस देना है? 40% टू वर्कर। हल्से में 50% बेसिक जो हमने पढ़ा है क्या, 50% वर्कर को मिलेगा और 50% जो टाइम सेव का कमाई है वो मिलेगा मैनेजमेंट को, कंपनी को। लेकिन यहाँ पे हो रहा है 40%। कोई बात नहीं, क्वेश्चन जैसे बोले आपको वैसे करना है। तो जब बोनस निकालेंगे तो 50% के बदले वहां पे क्या इंटू करेंगे? 40% से इंटू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। फॉर मिस्टर ए, मिस्टर ए के लिए देखना जरा, स्टैंडर्ड आवर कितना था? 90। वेज रेट था 50। इफेक्टिव आवरली रेट था ₹60। करेक्ट। लेट एच पी एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर को हम शॉर्टकट में एच कह रहे हैं। ठीक है, वी हैव, देखना जरा, इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलेगा? रोवन प्लान के अनुसार बोनस मिलता है इसको। तो देखो, वेजेस निकाल लो, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव। अब टाइम सेव कैसे निकलता है? टाइम सेव निकलता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। यही है टोटल वेजेस का फॉर्मूला। और वेजेस को डिवाइड कर दोगे एक्चुअल आवर से तो आ जाएगा इफेक्टिव आवरली रेट। ये है 60। एक्चुअल आवर हमें पता नहीं, निकालना है। रेट हमें पता है 50 प्लस स्टैंडर्ड आवर 19। एक्चुअल आवर हमें पता नहीं, निकालना है। रेट है 50 होल डिवाइड बाई एक्चुअल आवर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल आवर और एक्चुअल आवर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर वाले फॉर्म में ले जाने की जरूरत नहीं। एक एक्चुअल आवर को कॉमन लेके काट दो, उसके बाद प्रॉब्लम को सोल्व करो तो इजिली बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसमें भी एक्चुअल आवर है, यहाँ पे भी एक्चुअल आवर है, कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 50 प्लस 90 माइनस एक्चुअल आवर इंटू 50 डिवाइड बाई 90। चलो ये डिवाइड भी कर सकते हो, 0.55 आया, या वैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड कर दोगे आसानी से हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्चुअल आवर, ये यहां से कट जाएगा। अब बताओ 60 इज इक्वल टू 50 प्लस, ये इससे इंटू करोगे 50 आएगा, माइनस 0.55 एक्चुअल आवर, और एक्चुअल आवर इज इक्वल टू 100 माइनस 60 40 होगा, डिवाइड बाई 0.55 दैट इज 72। ठीक है, एग्जैक्ट 72 आएगा, मैंने 2 डिजिट में लिया। अगर 40 को डिवाइड करोगे 0.555 दो 3 डिजिट लेके तो एग्जैक्ट 72 ही आएगा। यहाँ पे डिप, अगर यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 90 मैंने पॉइंट में ना निकाल के एज इट इज रखा होता तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता 90 से 90 कट जाता और इजिली पॉइंट में नहीं आता। पर मैंने पॉइंट में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब भी पॉइंट में लो तब भी राउंड ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल आवर आ गया। ठीक, अब देखना जरा टाइम सेव कितना होगा, 90 माइनस 72 18। अब फॉर मिस्टर बी, बी के लिए देखो वेजेस कैसे निकलेगा, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। यह 3600 और बोनस कितना आएगा
18 इंटू 50 72 डिवाइड बाई 90 या 720। पूछा क्या है? इफेक्टिव आवरली रेट। क्या आएगा? 4320 डिवाइड बाई 72, दैट इज ₹60। ठीक है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हमें किससे करना था? हमें करना था रुवन प्लान के अनुसार इंटू 50%। अब जब यहाँ पे करोगे तो ये तो 36 से आया था, और ये आएगा 18 इंटू 50, 4 से 50। $56.25। ठीक है। ओ एक मिस्टेक हो गया ना, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? 40% लेने को, तो 40% ले लो। जब भी क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन को फॉलो करना है, फिर ये नहीं देखना है 3 से 60। क्वेश्चन अगर बोले 30% प्रीमियम एज अ बोनस देना है तो 30% ही देना है, फिर वहां पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। नहीं तो जैसे अभी यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से 50% रेट लगा के, आपसे भी एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को। 55। ठीक है। अब ये जो है मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ पे भी सॉल्यूशन वैसे ही है, पर थोड़ा सा इन्होंने जो किया है वो आपको शॉर्टकट करने के चक्कर में ऐसा सॉल्यूशन दे दिया तो समझने में दिक्कत होगा। तो इस सॉल्यूशन के ना देख के आप ऐसे करना, सिंपल वे में आराम से बन जाएगा। 4 नंबर देखो, 2 वर्कर क्या है? एक एंड्रयू एंड एक बेकर। एक है एंड्रयू, दूसरा है बेकर। Produces the same product using same material. Andrew is paid bonus under हल्से प्लान। इसको जो बोनस मिलता है वो हल्से में मिलता है। While Baker is paid bonus under रोवन प्लान, इसको जो बोनस मिलता है वो रोवन में मिलता है। ठीक है। द टाइम अलाउड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स। ये क्या है? स्टैंडर्ड टाइम 100 घंटे का मिलेगा। एंड्रयू हैज टेकन 60 आवर एंड बेकर हैज टेकन 80 आवर्स। कह रहा है एक्चुअल टाइम की बात करें तो इसने 60 लिया और इसने 80 घंटे लिए, तो टाइम सेव आ जाएगा ये 20 और इसके लिए 40। करेक्ट। नॉर्मल वेज रेट ऑफ अ वर्कमैन एंड्रयू इज दिस मच। एंड्रयू का जो वेज रेट है वो है 24। ठीक है। टोटल अर्निंग ऑफ बोथ द वर्कर आर सेम। कह रहा है इसका जो टोटल वेजेज आएगा है ना, वो इक्वल है किसके? बेकर का जो टोटल वेजेज आएगा। और पूछा क्या है? आवरली रेट ऑफ वेजेज ऑफ वर्कमैन बेकर। इसका रेट बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो रेट हमें पता नहीं, पर हमें इसका वेजेज पता चल जाएगा। पहले एंड्रयू का वेजेज निकालेंगे, उतना ही वेजेज होगा किसका? बेकर का, और उसको क्रॉस में वो अगर इक्वेट कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा रेट। ठीक, यहाँ पे लिखो फॉर एंड्रयू स्टैंडर्ड आवर कितना है? 100, एक्चुअल आवर कितना है? 60, तो टाइम से हो जाएगा 40, है ना। अंडर हल्से प्लान, हल्से के प्रीमियम बोनस प्लान अनुसार अगर वेजेस निकाले एंड्रयू का तो ये आना चाहिए। रेट कितना है? 24 प्लस टाइम सेव इनटू रेट और उसका 50%।
1940। Given that wages of Andrew and Baker is सेम, ठीक है। और बेकर, अगर बेकर के निकाले तो ये नीचे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, स्पेस नहीं है। अगर हम बेकर की निकाले तो हमें पता है वेजेस कैसे निकलता है, वेजेस कैसे निकलता है, इसको कैसे मिलता है, तो इसको मिलता है रुअन प्लान अनुसार। एक्चुअल आवर कितना है 80 इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। और वेजेस तो हमें पता है कितना, ये 80R प्लस कितना है। अच्छा, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया ना रेट में, हमारा वेज रेट कितना है 24 का, कितना आएगा फिर 20 रुपीज। Therefore wage rate पर आवर, ठीक है। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक आया तो नहीं, लेकिन आए तो हाँ किया जाओ। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के बुक में ना हो, जिस बुक से आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक में क्वेश्चन नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, द फिनिशिंग शॉप ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉयज 60 डायरेक्ट वर्कर, वर्कर कितने हैं 60, सॉरी, each worker is paid 400 as a wages per week for 40 hours। wages कितना है 400 पर वीक है, और वीकली आवर्स कितने हैं 40। एक बात बोलूं, 40 घंटे के लिए अगर वेजेज है तो वेजेज अगर पर आवर बोलूं तो 40 घंटे के लिए 4 से वेजेज मिलता है, तो पर आवर अगर बोलूं मैं तो 10 रुपीज आएंगे, ठीक है। कह रहा है व्हेन नेसेसरी ओवर टाइम इज वर्कड, जब भी जरूरत होती है ओवर टाइम करते हैं, अप टू 15%, सॉरी अप टू 15 आवर पर वर्कर पर वीक, है ना। कह रहा है जब भी जरूरत हो 15 आवर्स ओवर टाइम करते हैं, मैक्सिमम है पर वर्कर 60 वर्कर है, तो मैक्सिमम ओवर टाइम पता है कितना एक हफ्ते में हम कर सकते हैं 900। ये मैक्सिमम ओवर टाइम है जो हम कर सकते हैं, इससे कम ही करेंगे या मैक्सिमम इतना करेंगे, इससे ज्यादा हम ओवर टाइम नहीं करते। रेट प्लस हाफ एज अ प्रीमियम, और कह रहा है ओवर टाइम का जो रेट होगा वो होगा नॉर्मल रेट जो कि है 10, ये देखो, प्लस हाफ एज अ प्रीमियम, ठीक है, 5 और, तो ओवर टाइम में 15 मिलेगा, है ना। 5 रुपया ओवर टाइम प्रीमियम और 10 रुपया नॉर्मल वेज रेट। करेंट एवरेज प्रोडक्शन जो है ये 6 यूनिट पर मैन आवर है एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर करेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी जो स्टैंडर्ड है वो है 6 यूनिट पर आवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ बोनस इज इंट्रोड्यूस
अब इंट्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं बोनस। अभी देखेंगे हल से की रोवन, पर कह रहा है अगर बोनस इंट्रोड्यूस करते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउटपुट विल इंक्रीज अप टू 8 यूनिट्स पर मैन आवर अंडर बोनस प्लान। देखो जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं उसी चीज को लिख रहा हूं, कहने को सीधा सॉल्यूशन पे भी जा सकता था, पर जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा कोशिश करना है आपको कि उस चीज को एक बार नोटिंग करनी है जो दिया हुआ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन लैंग्वेज में दिया होता है, क्वेश्चन बड़ा दिखता है, छोटे से जगह पे लिख लोगे फिर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर बोनस इंट्रोड्यूस हुआ तो बोला जो स्टैंडर्ड है ना वो 8 यूनिट्स पर मैन आवर प्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है। sorry, the worker will if necessary continue to work overtime up to a specific limit although no premium on incentive will be paid। ठीक है, कह रहा है अगर जरूरत पड़ी तो वर्कर ओवर टाइम करेंगे, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है उतने तक ही करेंगे। और साथ ही में जब हम बोनस देते हैं तो अलग से ओवर टाइम का नहीं पेमेंट करेंगे, है ना। द कंपनी इज कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ आइदर हल्से स्कीम और रोवन स्कीम ऑफ वेजेज इंसेंटिव सिस्टम। कह रहा है कि इंसेंटिव सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हल से या फिर रोवन, जो भी ठीक होगा आगे देखेंगे। आउटपुट जो है वो है कितना, एक हफ्ते में 19,200, सेलिंग प्राइस दिया है 11, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, मटेरियल कॉस्ट 8 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड दिया है 0.5 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड दिया है 0.5 पर आवर, ये होता है हमेशा एक्चुअल आवर पे लगता है, तो जितना भी आवर होगा उसे इनटू कर देंगे तो वेरिएबल ओवरहेड निकलेगा। फिक्स ओवरहेड दिया है 9,000 पर वीक, फिक्स ओवरहेड फिक्स होता है इन टोटालिटी, है ना। लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ एक्चुअल जो प्रोडक्शन है उससे वेरी नहीं करता है, ये डिपेंडेंट नहीं है प्रोडक्शन के ऊपर कि प्रोडक्शन होगा तभी इनकर्ड होगा, ये फिक्स ओवरहेड है, आप प्रोडक्शन करो ना करो इनकर्ड होगा, तो दे दिया 9,000 इनकर्ड होगा। कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन अ वीकली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रपोज टू इंट्रोड्यूस हल्से स्कीम रोवन स्कीम। अभी हम जो एग्जिस्टिंग स्कीम है वो क्या है अपना, कि ओवर टाइम में काम कराते हैं, प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ी तो, है ना। कह रहा है हल से अगर यूज करते हैं या फिर रोवन यूज करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इंपैक्ट आएगा, यानी कि प्रॉफिट हमें निकालनी है तीनों स्कीम में, और तब देखना है कि हल से या रोवन में प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, और किसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, यही पूछा है क्वेश्चन, सिंपल है। चल आ जाओ, पहले वेजेस कैलकुलेट करते हैं फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ वेजेज अंडर डिफरेंट स्कीम। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम। ध्यान से देखना जरा, अभी जो पेमेंट सिस्टम है उसमें एक्चुअल आवर्स, नॉर्मल आवर्स कितना देर काम करते हैं हम लोग, एक्चुअल आवर मत लिखो, नॉर्मल आवर्स कितना काम करते हैं, 60 लोग हैं 40 घंटे हफ्ते में काम होता है 2400, लेकिन 19,200 बनाने के लिए टोटल कितना आवर्स करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 19,200 यूनिट्स। देखो अभी कितना है, तो अभी 6 यूनिट पर आवर के हिसाब से हम बनाते हैं, यही स्टैंडर्ड है, तो डिवाइड बाई 6 करोगे टोटल यूनिट को तो आराम से आ जाएगा। देखो टोटल लोग मिलके 2400 घंटे नॉर्मली काम कर सकते हैं, लेकिन जो बनाना है ना वो बनाने के लिए 3200 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि मोटा मोटी बोलूं तो 8 से घंटे जो एक्स्ट्रा है ना
वो आपको ओवर टाइम करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग सिस्टम में। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर वेजेस निकालेंगे, वेजेस तो कैसे निकलेगा, 2400 को तो नॉर्मल रेट 10 के रेट से पेमेंट करनी पड़ेगी, और 8 से जो है ना उसको 15 के रेट से पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम में नॉर्मल रेट प्लस 50%। 2400 को 10 से 24,000 हो जाएगा, 8 से को 15 से 36,000 आया ये। ठीक, उसके बाद हल से देखो, अब जब हल से निकाल रहे हैं, पहले जो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स थे जितने में प्रोड्यूस करने थे वो थे 3200 घंटे का काम हम कितने में कर रहे हैं। अभी जो एक्चुअल आवर है हल से में तो कह रहा है अब जो हो जाएगा वो हर एक घंटे में 8 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि देखोगे तो ये भी 2400 ही आएगा, और 2400 ही आनी चाहिए। क्यों? 2400 घंटे ही तो है अपने पास। अगर ओवर टाइम नहीं करना और काम खत्म करना है, 19 से 20 यूनिट 19,200 यूनिट बनाने हैं तो 24 घंटे में करनी पड़ेगी, और 24 घंटे में तभी काम हो पाएगा जब एक घंटे में 8 यूनिट बना रहे हैं। तो ये ना भी बोलता तब भी इतना ही आना था, है कि नहीं? एक्चुअल आवर में इतना ही लिखता कि 24 घंटे तो है ही, और जब हम प्रीमियम प्लान इंट्रोड्यूस कर रहे चाहे हल से या रोहन, तो ओवर टाइम तो कराएंगे नहीं, तो ओवर टाइम नहीं कराएंगे तो 24 है एक्चुअल आवर्स। ठीक है, चलो, और ये टाइम सेव कितना आ गया, तो टाइम सेव आ जाएगा 8 से। जरा वेजेस निकालोगे, वेजेस लिखोगे तो ये आ गया 24,000 प्लस 4,000, 28,000। अगर रोहन प्लान के अनुसार निकालते तब वेजेस क्या आता, एक्चुअल आवर, ये तो एक्चुअल आवर और टाइम से भी यहीं से ले लोगे, इनटू रेट प्लस टाइम सेव इनटू रेट इनटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर। बताओ, ये आएगा 30,000, वेजेज आ गया। अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। स्पेस चलो यहीं पे कर लेता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तीन अपने पास तरीका है। अभी जो एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है वो, उसमें रेमुनरेशन, हालसे के अंदर रेमुनरेशन, रोवन के अंदर रेमुनरेशन। इसमें जरा देखना, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स लिखोगे और उसमें से क्या क्या घटाओगे, कॉस्ट घटाओगे टोटल, जिसमें आता है मटेरियल कॉस्ट, फिर लिखोगे लेबर कॉस्ट, फिर वेरिएबल ओवरहेड, और चौथे में फिक्स्ड ओवरहेड। जब ये चारों खर्चे घट जाएंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स बताओ, 19,200 है और सेलिंग प्राइस कितना है 11 क्वेश्चन में, ध्यान से देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 11, तो कितना आएगा सेल्स, 19,200 है और 11, यह आएगा 2,11,200। तो सेल्स तो तीनों स्कीम में सेम ही रहेंगे। मटेरियल कॉस्ट बताओ, देखो इतना यूनिट है, एक यूनिट के लिए मटेरियल कॉस्ट 8 रुपीज दिया है, तो 19,200 इंटू 8 करोगे तो यह आएगा 1,53,600। लेबर कॉस्ट देखो हमने निकाल रखा है लेबर कॉस्ट ऑलरेडी, एक में 36, दूसरे में 28,000,
वेरिएबल ओवरहेड, ये कितना है, इसका रेट है 0.5, जो भी एक्चुअल टाइम है। इसमें हम 3200 घंटे काम करते हैं, है ना, तो 3200 घंटों पे 0.5 करोगे 1600 आएगा। और ये दोनों में एक्चुअल आवर कितने हैं, तो इन दोनों में एक्चुअल आवर है 2400, तो इस पे आएगा 1200। फिक्स ओवरहेड, ये तो फिक्स रहेंगे ना। बताओ जरा प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है हल से में। तो कौन से प्लान एडॉप्ट करना चाहिए, हल से। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बात करूं मैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट या इंक्रीज इन अर्निंग, तो देखो इसमें है पहले एग्जिस्टिंग प्लान की तुलना में इतना एक्स्ट्रा है, और दूसरे वाले में है इतना एक्स्ट्रा। ठीक, चलो ऊपर का क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं। अच्छा, ये देखो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ऊपर करा रखा है, सेम वैसे ही है। देखो गारंटेड वेज रेट कितना है, 120 का। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना है, 6। 5 आवर टुक टू कंप्लीट द जॉब, ये क्या है, एक्चुअल टाइम। टाइम सिर्फ 1 आवर। अभी रोहन के अनुसार हम इंसेंटिव स्कीम देते हैं, इफेक्टिव आवरली रेट बताइए। ठीक है, आराम से निकाल लोगे, सारा डेटा दिया हुआ है। कह रहा है सॉरी, इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर रोहन स्कीम, ठीक है, सॉरी हल्से स्कीम, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसमें कितना देना है, टाइम सेव का 50% देना है। वांट टू मेंटेन सेम इफेक्टिव अर्निंग, तो इफेक्टिव अर्निंग सेम रखना है जितना यहाँ पे आएगा रोहन में। ठीक, कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब, यानी कि पहले रोहन के अनुसार आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव आवरली रेट। अब बाद में बोल रहा है अगर हल्सी के अनुसार दें और ये इफेक्टिव आवरली रेट सेम रहे, तो एक्चुअल आवर बताओ। तो इफेक्टिव आवरली रेट में स्टैंडर्ड आवर डालना, टाइम से हमें स्टैंडर्ड आवर पता ही है, रेट पता ही है, ठीक है, 50% बोनस देना है, सब चीज पता है, फिर एक्चुअल आवर नहीं निकल जाएगा। बहुत बेसिक है, ऊपर सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक, इसी का सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा फिगर चेंज है। ये मई 2021 में ये आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलो बढ़िया क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, बस डेटा फर्क है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी सेम है, सब चीज सेम है। ठीक, चलो JBL सिस्टर ऑपरेट्स बुटीक विच वर्क फॉर वेरियस फैशन हाउस। ठीक है, एंड रिटेल स्टोर। इट हैज एम्प्लॉयड 26 वर्कर, वर्कर कितने हैं, वर्कर है 26। पे देम ऑन टाइम रेट, टाइम वेजेज उनको दिया जाता है। ऑन एन एवरेज एन एम्प्लॉय इज अलाउड टू टेक 8 आवर्स, ये क्या है, स्टैंडर्ड टाइम, 8 आवर्स टू वर्क ऑन अ पीस ऑफ गारमेंट, है ना। एक गारमेंट पे 8 घंटे हमें, वन पीस ऑफ गारमेंट पे 8 घंटे हमें स्टैंडर्ड आवर मिलते हैं काम करने के लिए। ठीक, ऑन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 2 वर्कर, 2 वर्कर है एम एंड जे, इन्होंने कितना बनाया, एम ने बनाया 15 पीस और जे ने बनाया 21 पीस गारमेंट का। ठीक है, और उसके लिए देखो यहाँ पे पीसेस दिए, टाइम कितना लिया, तो ये है एक्चुअल टाइम, एक ने लिया 100 घंटे, एक ने लिया 1 से 40 घंटे। वर्कर आर पेड बोनस अंडर हल से प्लान, दोनों को बोनस कैसे मिलता है, हल से के अनुसार।
कुछ ना बोले तो हलसे में हमेशा 50% ऑफ टाइम से बोनस दिया जाता है। द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेज इज 60 पर आवर, और जो रेट है वो कितना है 60 पर आवर। एज पर द न्यू वेजेज एग्रीमेंट, अब जो नया वर्कर के साथ वेजेज एग्रीमेंट बना है उसके अनुसार वर्कर विल बी पेड 72 पर आवर। न्यू जो रेट है होने वाला है उसमें 72 पर आवर के रेट से पेमेंट करी जाएगी फ्रॉम 1 जनवरी। दिसंबर के लिए नहीं, ये डेटा कब का है, ये है दिसंबर में उन्होंने जो काम किया है, पर ये नया रेट कब से मिलेगा 1 जनवरी से, यानी कि नेक्स्ट मंथ से, जो आने वाला मंथ है उससे। At the end of December this month, accountant of the company has wrongly calculated wages of these two workers using 72 per hour। कह रहा है कि जो वर्कर है, सॉरी अकाउंटेंट है, उसने गलती से क्या किया, 60 रुपीज के अनुसार वेजेस निकालना था, पर 60 रुपीज के अनुसार वेजेस ना निकाल के कैसे कर दिया, 72 का रेट यूज कर दिया, यानी कि ये जो 12 रुपया है ना, 12 रुपीज एक्स्ट्रा वेजेस दे दिया है कि नहीं, पर आवर 60 रुपए का रेट लगाना चाहिए था। 72 रुपीज कब था, जनवरी से पेमेंट होनी थी, पर दिसंबर का वेजेज ही 72 के अनुसार निकाल दिया। कह रहा है कैलकुलेट द लॉस सफर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। इसके दो तरीके हैं, टू वेज। एक तो 72 के अनुसार वेजेस निकालो, 60 के अनुसार वेजेस निकालो और इनका डिफरेंस कर दो। 72 के अनुसार वेजेस कैलकुलेट किया, 60 के अनुसार होना चाहिए और डिफरेंस। दूसरा तरीका है, ये जो 12 रुपया एक्स्ट्रा वेजेस गई है ना, सिर्फ 12 रुपया जो एक्स्ट्रा वेजेस रेट ले लो और इस पे वेजेस निकालो, यही अपना लॉस है, तो इतना ही लॉस आएगा। तो शॉर्टकट में मैं कर देता हूं, ये जो 12 रुपया है ना, इसको लेके। दूसरा तरीका क्या है कि 70 के अनुसार वेजेस निकालो, माइनस कर दो 60 के अनुसार क्या वेजेस आना चाहिए था, तो बचा हुआ क्या है, एक्स्ट्रा जो है वो लॉस है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सीधा 12 रुपया जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया इसी को यूज कर लो, है ना। चलो सबसे पहले पूछा है लॉस ड्यू टू रॉन्ग रेट सिलेक्शन, है ना, या इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। दो वर्कर हैं, एक दूसरा जी। देखना स्टैंडर्ड आवर अगर निकालना हो, एम का बताओ, 176 यूनिट बनाया है, कितना बनाया है, सॉरी 15 यूनिट बनाया, एक के लिए 8 घंटे मिलते हैं, तो टोटल कितने होंगे 120। एक्चुअल आवर 100 है, तो टाइम सेव कितना आ जाएगा, एक्चुअल आवर 100 ही है ना, हाँ, टाइम सेव आएगा 20 आवर्स। दूसरा देखो, उसने बनाया 21, 21 इंटू 8 करेंगे तो 168 आएगा। एक्चुअली में लिया है 1 से 40 घंटे, तो 28 घंटे आएंगे। ठीक, एक्स्ट्रा वेजेस की अगर बात करूं तो एम के लिए देखो, सबसे पहले ये जो वेजेज है 12 रुपए एक्स्ट्रा रेट है, वही 12 रुपए एक्स्ट्रा वेजेज चली गई है ना, उसी के रेट से जो 12 रुपए एक्स्ट्रा गया रेट से वेजेज निकाल दोगे तो वही होगा जो लॉस हमें सफर करना पड़ा इनकरेक्ट रेट से। दूसरा तरीका है 72 को लेके वेजेज निकालो, फिर 60 को लेके वेजेज निकालो, उनका डिफरेंस। ठीक, तो यह आएगा एक्चुअल आवर इंटू रेट, रेट लेना है 12 प्लस टाइम से भी इंटू रेट और उसका 50%। तेरह से 20। सिमिलरली जे का देखो, इसका भी एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट और इसका 50%। $1848।
इतना नुकसान हुआ हमें 12 रुपया एक्स्ट्रा वेजेस देने के वजह से। सीधा मैं एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया उसी से लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कैलकुलेट द लॉस सफर ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन हैड रोवन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट बी फॉलोड। बोल रहा है अगर हल्से के अनुसार पेमेंट नहीं करते, मान लो रोवन के अनुसार पेमेंट करते, तब कितना एक्स्ट्रा वेजेस पेमेंट कर दिए होते ये जो 72 का रेट है इसको यूज करने से। तो सेम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे हल्से के अनुसार निकाला हूं, आपको रोवन के अनुसार निकालना है। तो रोवन प्लान में देखो एम के लिए कितना लॉस सफर करना पड़ता, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। और जे के लिए कितना लॉस सफर करना पड़ता, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। या 1400 दूसरा। या 1960। ठीक है, चलो थर्ड नंबर में देखो क्या पूछा है। तीसरे नंबर में पूछा है कैलकुलेट लॉस या सेविंग इफ रोवन स्कीम ऑफ बोनस हैज बीन फॉलोड। कह रहा है अगर हल से ना यूज करके रोवन फॉलो करते तो कितना हमें बचत हो जाती, सेविंग हो जाती, या कितना एक्स्ट्रा लॉस इनकर्ड करना पड़ता। ठीक है, लॉस या फिर सेविंग इफ रोवन स्कीम वाज फॉलोड। अगर रोवन स्कीम फॉलोड हुआ होता, एम के केस में देखो, जे के केस में देखो, लॉस रोवन में कितना लॉस हो रहा था 1400 1960। हलसे में कितना लॉस हो रहा था 13 से 20। ठीक है, चलो देखो रोवन स्कीम के अंदर एम के केस में देखे 1400 का नुकसान था, पर हलसे के अंदर 13 से 20 का ही नुकसान था, तो रोवन में 80 रुपीज एक्स्ट्रा लॉस हो रहा था, है ना। सिमिलरली जे के केस में रोवन स्कीम के अंदर 1960 का लॉस था, पर हलसे के अंदर सिर्फ 1848 का लॉस था, तो रोवन के अंदर एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा था 1 से 12 का। ठीक, चलो चौथे में पूछा है डिस्कस द सुइटेबिलिटी ऑफ रोवन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट फॉर जेबीएल सिस्टम। कह रहा है रोवन स्कीम, इसको जेबीएल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, रोवन स्कीम आपने समझा है, आंसर लिख देना है। रोवन स्कीम की सुइटेबिलिटी बताइए जेबीएल के लिए, रोवन स्कीम कब सुइटेबल है, तो रोवन स्कीम तब सुइटेबल है जब क्वालिटी ऑफ वर्क आपको डिक्लाइन नहीं करना है, यानी कि वर्क की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो रोवन स्कीम सुइटेबल है। रोवन स्कीम अगर रेट सेटिंग डिपार्टमेंट न्यू है एंड लाइकली टू कमिट मिस्टेक, ये दोनों बात मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अगर रेट सेटिंग डिपार्टमेंट नया नया है, मिस्टेक हो सकता है, तो रोवन स्कीम अच्छा रहेगा, क्योंकि मिस्टेक हुआ तो नुकसान तो होगी पर हलसे की तुलना में कम होगा। क्वालिटी ऑफ वर्क अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपको रोवन स्कीम को अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम सेव से बोनस तो मिलता है, पर मैक्सिमम बोनस कब मिलता है, जब एक्चुअल टाइम अलाउड इज, एक्चुअल टाइम जो है 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम है,
यानी कि बहुत टाइम सेविंग करके आपको बहुत बोनस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है रोहन में। पर हलसे में जितना टाइम सेव करोगे उसका 50% बोनस। चलो ये थ्योरी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये कल एक क्वेश्चन कराया था, और कल जो क्वेश्चन कराया था वहां पे दो पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करी थी मैंने, और बोला था कि उस क्वेश्चन में एक बार याद दिला दूं पहले आपको किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। याद करो, ये क्वेश्चन कल हमने किया था, और इस क्वेश्चन में क्या था, टाइम सेव टू टाइम अलाउड, यानी कि टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम का परसेंटेज अगर इतना आया तो ये रेंज, इतना आया तो ये रेंज। और मैंने बोला था कि जो भी परसेंटेज है सबसे बेहतर क्या होगा, डायरेक्ट उस रेंज का टाइम सेविंग एज अ बोनस देने को, है ना। ऐसा नहीं कि 40% का मतलब है कि फर्स्ट 10 के लिए ये रेंज लेना है, नेक्स्ट 10 के लिए ये रेंज लेना है, नेक्स्ट 20 के लिए ये रेंज लेना है ना। मैंने बोला था अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन कैसे बोलता, क्वेश्चन बोलता कि फर्स्ट 10% के लिए बोनस इतना दो, फ्रॉम फॉर नेक्स्ट 10 जो भी परसेंटेज होगा उसके लिए बोनस ये दो, फॉर नेक्स्ट 20 टाइम सेविंग के लिए बोनस ये दो। पर ऐसा तो बोला नहीं, तब भी सॉल्यूशन ऐसा किया हुआ है, और मैंने सॉल्यूशन तो करा दिया था दोनों अप्रोच से आपको यहाँ पे समझाने के बाद, दोनों अप्रोच से। पर अंत में सॉल्यूशन वही किया था मैंने जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दे रखा था, और मैंने बोला था ये सॉल्यूशन मिस्टेक है, अगर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करे तो वो सॉल्यूशन बढ़िया है जो शुरू में मैंने आपको कराया था। ठीक, याद आ रहा होगा। तो शुरू के सॉल्यूशन में कितना था कि ये जो था 6.5 नहीं 8 आया था, 68 आई थी वहां पे वेजेस, और 68 को हमने ये रहा यहाँ पे लिखा भी है 68 वेजेस, ये ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन था। पर ये सॉल्यूशन कहां पे अडॉप्ट करना है, तो मैंने बताया था आपको जो सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है वो अभी दिया हुआ है। कहां पे हम लोग, ये रहा। अब इसमें आना जरा, लिख रहा है स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ सर्टेन वर्क इज 300 आवर्स, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड टाइम जो है 300 आवर्स है। नॉर्मल वेज रेट इज 60, तो जो रेट है वेजेस का वो है 60, और कह रहा है एक्चुअल टाइम ये एज्यूम करना है आपको, उसमें दो वर्कर थे उनके एक्चुअल दिया था, यहाँ पे अलग अलग केस दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल टाइम ये एज्यूम करना है। ठीक, यहाँ पे दिखा है टाइम सेव टू टाइम अलाउड, इसका मतलब है टाइम सेव डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड को स्टैंडर्ड आवर बोलते हैं। स्टैंडर्ड आवर अगर ये रहा 20%, अप टू फर्स्ट 20% लिखा है, तो कितना बोनस देना है, 25% ऑफ टाइम सेव। फॉर एंड विद इन नेक्स्ट 30%, तो कितना देना है, 40% ऑफ टाइम सेव। इसमें क्या होगा, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे बोनस। सीधा जो टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर है एक पर्टिकुलर रेंज के लिए सीधा नहीं निकालेंगे, है ना, क्योंकि बोल रहा है कि फर्स्ट 20% के लिए ये, नेक्स्ट 30% के लिए, तो इसमें वो सॉल्यूशन करना था। चलो इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल गया, बढ़िया बात है, दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, लॉजिकली बोलूं तो इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन था वो गलत था, वहां पे मैंने जो बताया था वो सही सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक, चलो यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, पहला केस है, दूसरा, थर्ड। स्टैंडर्ड आवर्स जो है 3 से है, 3 से, 3 से। एक्चुअल आवर देखो, एक में लेना है 3 से 20, 1.5 से 30, 3 से 20 150 एंड 30। तो इस हिसाब से अगर आप टाइम सेव निकालोगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 से 50 है, और यहाँ पे कितना है 2 से 70 है। टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर इंटू 100, ये परसेंटेज अगर कैलकुलेट करोगे आप, जिसको आप ऐसे ना लिख के आप लिख सकते हो टाइम सेव टू
स्टैंडर्ड आवर। अब फिर ब्रैकेट में लिखो टाइम शिफ्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर इंटू 100। तो कितना आ रहा है देखो, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, टाइम सेव ही नहीं है। यहाँ पे आएगा 50%, है ना, 1.5 से टाइम सेव है, ये रहा स्टैंडर्ड आवर। यहाँ पे कितना आएगा 270 डिवाइड बाय 300, 90%। जरा ध्यान देना, कह रहा है फर्स्ट 20% के लिए इतना मिलेगा, नेक्स्ट 30% के लिए इतना मिलेगा, है ना। पहले तो आप वेजेस निकाल लो, बेसिक वेजेस। तो बेसिक वेजेज आता है एक्चुअल आवर इंटू रेट। कितना आएगा, यहाँ 3 से 20 है और रेट कितना है 60। दूसरे में 1 से 50 इंटू 60, थर्ड में 30 इंटू 60। फिर लिखो बोनस और इस पे लिख दो वर्किंग नोट। तो बोनस आने के बाद क्या लिखोगे, टोटल वेजेज। ये कैसे निकला, मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बेसिक वेजेज बी प्लस सी ये आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखोगे इफेक्टिव आवरली रेट। तो ये कैसे निकलता है, टोटल वेजेज को एक्चुअल आवर से डिवाइड करके, ठीक। वर्किंग नोट देखो, केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ पे देखो बोनस आवर्स अगर मैं लिखूं, सीधा रेट भी इंटू कर दोगे तो सीधा बोनस लिखना। पहले मैं आवर्स निकाल रहा हूँ, फिर रेट इंटू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले केस में कुछ नहीं है, दूसरे केस में देखो 150 है ना टाइम सेव, और रेट ये टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर 50 आया। 50 किस रेंज में फॉल करेगा, तो फर्स्ट 20 के लिए ये, फर्स्ट 20 के लिए यानी कि 20% इंटू 3 से स्टैंडर्ड आवर है 60 हो गया। ये 90 आवर्स के लिए, ये 90 आवर्स के लिए, ये भी 60 आवर्स के लिए। अब देखो आसान हो जाएगा, 150 घंटे टाइम सेव है 150, शुरू के 60 आवर्स टाइम सेव के लिए 25% देना है। नेक्स्ट ये 90 आवर्स टाइम सेव के लिए 40% देना है। कितना आएगा, $51 आएगा। समझ में आया क्या, इसके लिए कितना आएगा 51। शुरू के 60 के लिए 25% देना है, प्लस बाद के 90 के लिए 40%। ये टोटल आया 51 आवर्स, ठीक। और अगर बोनस की बात करें तो यहाँ कुछ नहीं, 51 आवर्स इंटू 60 का रेट। रेट कितना है 60 है ना, हाँ 60। बोनस पहले केस में कुछ नहीं आएगा, दूसरे केस में आया 3060। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में टाइम सेव कितना है 2 से 70 घंटे। 2 से 70 घंटे के लिए ध्यान देना, 2 से 70, शुरू के 60 घंटे 25 का परसेंट टाइम सेव का, उसके बाद 90 के लिए 40% है टाइम सेव का, फिर 90 के लिए 30% है टाइम सेव का। कितना हो गया 60 प्लस 90 प्लस 90, ये हो गए 240। ये लास्ट वाले रेंज में कितना पड़ेगा, माइनस कर दो 270, 30। अगला 30 के लिए 10%, तो ये आ गया 36 27। कितना आएगा 15 प्लस 36 प्लस 27 प्लस 3, यह 81 आवर्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है यहाँ पे मैंने किया और आपको यहाँ पे करके दिखाना है। प्लस 90 इंटू 40% प्लस 90 इंटू 30% प्लस अगला कितना था
30 इंटू 10%, ये हो गया 81 आवर्स। और उसको अगर हम 60 से इंटू करें तो बोनस आएगा 4860। 4860। अब जरा बताओ, इस केस में तो बोनस कुछ है नहीं, तो वेजेज इतना ही आएगा। एक्चुअल आवर कितना है, तो एक्चुअल आवर है 3 से 20 डिवाइड कर दो, 19,200 को 3 से 20 से डिवाइड करोगे तो 60 आया इफेक्टिव आवरली। दूसरा केस देखो, ये रहा वेजेज और ये रहा बोनस, 12,060 आएगा, है ना। और एक्चुअल आवर कितना है 150। 80.4 आएगा। अगला देखो, 18 से था, बोनस आया 4860, तो ये आया। और एक्चुअल आवर कितना है 30। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमने इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर लिया है। चलो एक क्वेश्चन ये 8 नंबर रह गया, रीड करा देता हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। उसमें भी एक तो डिफरेंशियल पीस रेट का क्वेश्चन है टेलर के ऊपर, जो आपको नहीं करने। कल ही मैंने समझाया था कि अगर कोई पास्ट का क्वेश्चन है जिसमें ऐसा कोई पॉइंट पूछा है जो आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आप समझना ये पुराना क्वेश्चन है। उस पॉइंट को वैसे मैंने जब फ्रेम किया था तो क्वेश्चन तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे मैंने हटा दिया। ठीक, डिफरेंशियल पीस रेट का रिक्वायरमेंट ही नहीं पूछा था। चलो, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान। मैनेजमेंट को क्या है, एक इंसेंटिव प्लान फॉर्मुलेट करना है विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी बढ़े, कम ही समय में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे। फ्लोइंग हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ कंपनी। पीस रेट 10 का है, वीकली आवरली वर्किंग आवर्स 40 है, 40 आवर्स काम करते हैं। वेज रेट जो है वो 40 का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, पर यूनिट 15 मिनट, एक यूनिट के लिए 15 मिनट मिलता है। और एक्चुअल में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, ए ने इतना, बी ने इतना। ठीक, डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट क्या पूछा, तो मैंने आपको इंसेंटिव स्कीम में दो चीज पढ़ाया था, प्रीमियम बोनस प्लान जिसमें हल से रोवन हमने किया, जेंटैक्स एंड इमर्सन के भी बारे में मैं समझाया था। इमर्सन तो एक क्वेश्चन में आया भी था। ठीक, और मैंने बोला था हल से वायर, बेडक्स पॉइंट, बर्थ शेयरिंग, ये सब नहीं आएगा। साथ ही में डिफरेंशियल पीस रेट में टेलर और मैरिक पढ़ाया था। ठीक, ये जो बोल रहा है कि 80% ऑफ द टाइम रेट देंगे अगर आउटपुट बिलो नॉर्मल हो, यानी कि स्टैंडर्ड, एंड 120% ऑफ द टाइम रेट देंगे अगर आउटपुट एट और एबव नॉर्मल हो। ये पता है टेलर की बात कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमारे सिलेबस में नहीं है, डेफिनेटली ये नहीं आने वाला है, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, चल पूछा क्या है, अंडर हल्से स्कीम वर्कर गेट बोनस अप टू इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव। कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोले तो हम हमेशा 50% ऑफ टाइम सेव ही बोनस देंगे। ठीक, कैलकुलेट करिए अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर हल्से अंडर रोवन। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां पे कैलकुलेट करना था, बता दूं मैं आपको, वेजेज पीस रेट के अनुसार, हल्से के अनुसार, रोवन के अनुसार, और चौथा जो था वो था डिफरेंशियल पीस रेट, पीस रेट। ठीक है, ये 4 रिक्वायरमेंट थे, जिसमें से अगर इस रिक्वायरमेंट को हम छोड़ दे तो 3 रिक्वायरमेंट तो आप कर ही सकते हो। ठीक, पीस रेट की अगर हम बात करें तो बहुत आसान है पीस रेट, ए और बी। ये कितना बनाया ए ने, देखो 176, बी ने 140, 176, बी ने 140, और 10 रुपया पीस रेट है, तो पीस रेट तो ऐसे ही आ गया। फॉर हल्से एंड रोवन, हल्से और रोवन के लिए देखना ध्यान से, स्टैंडर्ड आवर, दो वर्कर है ना, ए एंड बी, ए और बी का स्टैंडर्ड आवर 176, कितना मिनट मिलता है एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए 15 मिनट मिलता है।
तो इंटू 15 कर दूंगा, पर ये तो मिनट में आया 60 से डिवाइड, वैसे ही इसको 140 इंटू 15 डिवाइड बाई 60, तो ये आवर्स में आ गया। बताओ जरा 44। अच्छा एक्चुअल आवर कितना है, तो फैक्ट्री 40 घंटे चलती है तो 40 घंटे ही काम करते होंगे, बचा हुआ टाइम सेव आएगा, ये 4 घंटे। सिमिलरली उसका देखो 140 इंटू 15 डिवाइड बाई 60 करोगे तो ये आएगा 35। यहाँ पे कोई टाइम सेव नहीं है, ठीक, तो टाइम सेव नहीं है तो बोनस भी नहीं मिलेगा। अब आराम से टाइम सेव मैंने निकाल दिया, तो नहीं निकाल सकते आप, अगर हॉलसे के अनुसार निकाल रहे हो, देखो पहले केस में एक केस में एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट का 50%। सिमिलरली इसके केस में एक्चुअल आवर इंटू रेट, टाइम सेव है ही नहीं तो इतना ही मिलेगा इसको। बताओ 16 से तो मिलेगा प्लस 80 और मिलेगा। सिमिलरली अगर वन प्लान के अनुसार करोगे ए और बी, देखो ए को एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट और इसका एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर, और इसको तो नहीं मिलेगा बोनस क्योंकि टाइम से भी नहीं है, तो इतना ही आएगा वेजेस। तो यह 1745.45 आएगा, ठीक है। चलो हमने पीस रेट हल से रोवन कर लिया, डिफरेंशियल पीस रेट करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल पीस रेट नहीं भी पूछेगा, ठीक है। चलो आई थिंक हमें अब टॉपिक चेंज करना चाहिए, फास्ट ट्रैक के हिसाब से हम काफी स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे फटाफट टॉपिक पे आनी चाहिए। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, जितना भी क्वेश्चन करा दूं मैं, ठीक। यूट्यूब पे जब लेक्चर डलती है तो ये लिमिटेशन होता है कि कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ता है, ठीक। अगर मैं पूरी सिलेबस की बात करूं तो एटलीस्ट 100 घंटे भी फास्ट ट्रैक मोड में अगर पढ़ाना हो, जहां पे मैं चीजें को थोड़ा फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, जहां 10 मिनट बिता सकता हूँ वहां 5 मिनट बिता रहा हूँ, तो 100 घंटे से 1 से 10 घंटे लगेंगे, है ना। इसी कोर्स को बढ़िया से डिटेल में थोड़ा अपने स्पेस में पढ़ाना पड़े तो 200 से ज्यादा घंटे लगेंगे, 220 230 घंटे के आसपास में कोर्स खत्म होगा, ठीक। तो उसको फटाफट पढ़ाने के लिए थोड़ी सी मुझे स्पीड को मेंटेन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फटाफट कराना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में 5 मिनट में टाइम स्पेंड करता हूँ वहां पे 3 मिनट स्पेंड कर रहा हूँ, है ना। चलो अगला टॉपिक है लेबर टर्नओवर। आ जाओ अपने नोट्स पे। थर्ड जो अपना टॉपिक है प्रैक्टिकल में वो है लेबर टर्नओवर। देखो लेबर टर्नओवर का मतलब होता है, बेसिक मतलब रेट ऑफ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लेबर, रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर या एम्प्लॉय। इसको और बेसिक तरीके से बोलूं तो क्या होता है, और बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करूं तो रोटेशन या मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते रहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नया कोई आएगा, एक जाएगा कोई और आएगा, है ना। ये जो रोटेशन है, चेंज है कंपोजिशन में, है ना, इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं टू मेजर लेबर टर्नओवर। एक है रिप्लेसमेंट, 3 मेथड है, एक है रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा है सेपरेशन, एंड थर्ड मेथड है वो है फ्लक्स, ठीक है। रिप्लेसमेंट, सेपरेशन एंड फ्लक्स, बारी बारी पढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट,
रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेस हुए। सिंपल जो मतलब है रिप्लेसमेंट का, उसका मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो गए और उनके बदले कोई और आया, इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट, है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ईयर। सेपरेशन का मतलब होता है टोटल लेफ्ट एंड डिस्कार्डेड, यानी कि चलो ये छोड़ो। सेपरेशन का मतलब होता है टोटल लेफ्ट एंड डिस्कार्डेड, यानी कि कितने एम्प्लॉय जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो छोड़ के गए, ताकि खुद से छोड़ के गए या हमने निकाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी टोटल गए ना, सिंपल भाषा में बोले आउट गोइंग पर्सन, जितने भी लोग जितना गए उसको बोलते हैं सेपरेशन। फ्लक्स में दो चीज आता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेशन एंड एसेशन। इसमें अब एक नया शब्द आ गया एसेशन, ये क्या है समझते हैं, ठीक। रिप्लेसमेंट का मतलब है टोटल कितने लोग रिप्लेस हुए, रिप्लेस का मतलब गए और उनके बदले कोई और आया। सेपरेशन का मतलब होता है टोटल कितने लोग गए आउट गोइंग। अब देखो सेपरेशन निकलता है जितने भी लोग गए, उसको ऐसे में लिख सकता हूं क्या, सेपरेशन इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट प्लस अदर लेफ्ट। सेपरेशन का मतलब है टोटल कितने लोग गए। अब कुछ तो रिप्लेसमेंट वाले हैं जो गए थे और उनके बदले कोई आया, और कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो गए पर उनके बदले कोई नहीं आया, तो इसको सेपरेशन मतलब आउटगोइंग हो गया। शॉर्टकट में लिखूं आपको समझने के लिए, आउटगोइंग, एग्जाम में मत लिख देना आउटगोइंग, ठीक है। ये कोई फोन कॉल नहीं है कि इनकमिंग आउटगोइंग होगा, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। सेपरेशन का मतलब होता है टोटल लेफ्ट एंड डिस्कार्ड, जितने लोग गए। गए में तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक रिप्लेसमेंट वाले जो गए थे उनके बदले कोई आया, और एक कुछ अदर लेफ्ट जिनके बदले कोई नहीं आया, ठीक। इस फॉर्मूले में जो फ्लक्स मेथड है, इसमें एक सेपरेशन वर्ड आ रहा है जो आप समझ चुके, एक आ रहा है एसेशन। एसेशन का मतलब होता है टोटल ज्वाइनिंग, जितने भी लोग टोटल आए। कैसे सेपरेशन का मतलब है टोटल कितने लोग गए, वैसे ही एसेशन का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर उस कंपनी में जिस भी पीरियड का मेजर कर रहे हैं, अगर क्वार्टरली मेजर कर रहे हैं तो उस क्वार्टर में जो भी स्पेसिफिक पीरियड में मेजर कर रहे हैं उस पीरियड में कितने लोग आए। अब आने वाले में तो दो टाइप के लोग है ना, एक रिप्लेसमेंट वाले, यानी कि कुछ लोग छोड़ के गए थे उनके बदले में कुछ लोग आए थे, तो वो भी आए हैं इस साल, है ना। चलो मैं साल का एग्जांपल ले रहा हूँ, डेटा मंथली भी हो सकता है क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक। एक साल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। तो टोटल ज्वाइनिंग में तो दो टाइप के लोग हो सकते हैं, एक तो वो जो गए थे जिनके बदले आए रिप्लेसमेंट वाले लोग, और एक हो सकते हैं न्यू ज्वाइनिंग, नए लोग आए पर रिप्लेसमेंट वाले नहीं, जो गए उनके बदले नहीं, न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग जनरली आता है ड्यू टू एक्सपांशन। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट या नई चीज करते हैं तो हमें नया लोगों को हायर करना पड़ता है। एग्जिस्टिंग फॉर्म को मैनेज करने के लिए जब लोग छोड़ के जाते हैं तो हम उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, पर नई नई बिजनेस करेंगे तो वहां तो नए लोग भी चाहिए, तो न्यू ज्वाइनिंग हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आया आपको, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। सेपरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ सेपरेशन, कितने लोग छोड़ के गए टोटल, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। चलो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एसेशन में क्या आता है, सेपरेशन भी एंड एसेशन भी फ्लक्स में, तो इसका फॉर्मूला होगा सेपरेशन प्लस एसेशन। कई बार एसेशन ना हो तो बहुत सारे ऑथर्स क्या यूज कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट भी यूज कर लेते हैं, पर एसेशन बेहतर मेथड है। डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100।
ठीक, अगर कोई डेटा क्वार्टरली है तो आंसर क्वार्टरली आएगा जो टर्नओवर है। बोलेगा एनुअली निकालिए, इक्विवेलेंट एनुअल निकालिए। अगर क्वार्टरली पता है तो ये 3 महीने का है तो 1 साल का कितना इंटू 4 कर देंगे, है ना। अगर 1 महीने का डेटा है, ठीक है, तो जो भी टर्नओवर का फॉर्मूला लगा के निकालोगे वो क्या आएगा, 1 महीने का आएगा। अगर एनुअली निकालना हो तो ये 1 महीने का है तो साल का कितना इंटू 12 कर देंगे। सिंपल है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? नोट करो जरा। एक तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलता है। देखो किसी भी पीरियड का ना बिगिनिंग में और एंड में जो लोग हैं, एवरेज इस पीरियड में ऑन एन एवरेज निकालना हो तो लिखोगे एम्प्लॉय एट बिगिनिंग प्लस एम्प्लॉय एट एंड होल डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आ जाएगा उस पीरियड का। कई बार क्वेश्चन में ये ना पूछ के बोलता है एंड में कितने एम्प्लॉय थे ये बताइए, उस पीरियड के एंड में। साल के शुरुआत में कुछ दे दिया, बोला इतने लोग आए इतने लोग गए और एंड में बताओ कितने लोग बचे, तो लिखोगे इस कैसे निकलेगा, एम्प्लॉय एट एंड इज इक्वल टू एम्प्लॉय एट बिगिनिंग प्लस जितने टोटल आए वो जोड़ दो एसेशन, माइनस जितने टोटल गए वो घटा दो सेपरेशन, तो आ जाएगा। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एम्प्लॉय एट बिगिनिंग प्लस, देखो एसेशन का मतलब क्या होता है, एसेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट प्लस अदर लेफ्ट। अभी यहाँ पे पढ़ाया हूं आपको, देखो रिप्लेसमेंट प्लस अदर लेफ्ट, इसका मतलब एसेशन प्लस न्यू ज्वाइनिंग, है ना। टोटल एसेशन का मतलब होता है टोटल कितने लोग आए, ज्वाइन एंड रिक्रूटेड, सिंपल भाषा में बोलो तो। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग माइनस रिप्लेसमेंट माइनस अदर लेफ्ट, तो ये कट जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो न्यू ज्वाइनिंग माइनस अदर लेफ्ट, कि देखो रिप्लेसमेंट वाले लोग तो वो है ना, उनसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय में कोई चेंजेस नहीं आते, जितने लोग आए उतने लोग ही आए। तो बिगनिंग में कितने लोग थे ये देख लो, नए कितने लोग आए और नए कितने लोग गए। न्यू ज्वाइनिंग माइनस अदर लेफ्ट, रिप्लेसमेंट के अलावा एडिशनल कितने लोग गए थे ये घटा दोगे तब भी आ जाएगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे चलेगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़े। थ्योरी में वैसे मैं कवर करता हूं इसको, पर यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, थ्योरी लेक्चर करेंगे तब डिटेल में करेंगे। रीजन क्या हो सकता है लेबर टर्नओवर का, लोग क्यों छोड़ के जाते हैं किसी भी संस्था को, बताओ। इसके 3 रीजन हो सकता है, एक तो पर्सनल, दूसरा एवॉइडेबल और थर्ड है अनएवॉइडेबल। पर्सनल रीजन का मतलब होता है जो एम्प्लॉय एट विल छोड़ के जा रहा है, अपनी मर्जी से जोड़ के जा रहा है, उसकी पर्सनल रीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर पर्सनल रीजन की वजह से कोई संस्था छोड़ के जा रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी बेटरमेंट के लिए जॉब छोड़ के जा रहा है, बेहतर जॉब के लिए, या फिर एक शहर से बड़ी शहर में जा रहा है ना, कि बच्चों का एजुकेशन अच्छा होगा, अच्छी जगह पे कमाऊंगा, अच्छी जगह पे रहूंगा, ये पर्सनल रीजन है ना। प्री मैच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल या बैड वर्क हेल्थ कंडीशन, किसी ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, पहले ही रिटायरमेंट ले लिया कि भैया अब काम नहीं करना, हमसे काम नहीं होता, पर्सनल रीजन है, क्या ही कर सकते हैं। समटाइम फैमिली प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो इंसान की होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस वजह से। फीमेल के केस में कई बार मैरिज होने के बाद उनको पर्सनल रीजन की वजह से मैरिज होने के बाद जाना पड़ता है लड़के के घर, उस रीजन की वजह से काम छोड़ना पड़ता है, दूसरा काम पकड़ना पड़ता है दूसरे शहर में या दूसरी जगह, ये सारे पर्सनल रीजन है। एवॉइडेबल रीजन मतलब ऐसी दिक्कत जो कंपनी के पार्ट में है, जिसको कंपनी ठीक कर सकता है, यानी कि इस पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए, ये रीजन कंपनी कंट्रोल कर सकती है,
लेबर टर्नओवर ज्यादा होना कभी भी अच्छी बात नहीं है। लोग आते जाते रहेंगे, हर एक नए इंसान को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वहां समय बर्बाद होता है। नया इंसान आएगा तो उतना इफिशिएंटली काम नहीं करेगा, पहले 2 महीने सीखेगा, धीरे धीरे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, फिर अच्छे से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो जो समय लगा, जो पैसा लगा, जो टाइम लगा, ये सारी चीज कॉस्ट है हमारी। ठीक है, आगे देखेंगे लेबर टर्नओवर का कॉस्ट। फिलहाल के लिए एवॉइडेबल मतलब, एवॉइडेबल का सामान्य मतलब बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट या पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ऐसी दिक्कत जो कंपनी के पार्ट में, कंपनी चाहे तो इसको ठीक कर सकती है। एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे थोड़ा लिख ही देता हूं मैं एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या था, जॉब चेंज फॉर बेटरमेंट। ये बुक में भी आपको मिल जाएगा, बेटरमेंट के लिए जॉब चेंज कर रहे हैं तो। प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, किस वजह से, इलनेस की वजह से या फिर बैड वर्किंग कंडीशन की वजह, बैड हेल्थ कंडीशन की वजह से। ठीक, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ रीजन है। अवॉइडेबल रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे कि लो वेजेज एंड सैलरी। भाई अब कम पैसों दोगे, कोई खुश नहीं है तो छोड़ के चला जाएगा। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। कई बार होता क्या है, कहीं पे रिस्की है काम करना, कोई फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं देने की वजह से इंसान छोड़ के चला जाता है ना। स्ट्रेंथ रिलेशन विथ मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एंड फेलो मेंबर। कई बार मैनेजमेंट, सुपरवाइजर और हमारे जो फेलो मेंबर है जिनके साथ काम करते हैं, उनके साथ हमारी रिश्ते बनते नहीं, तो इस वजह से भी हम छोड़ के चले जाते हैं। तो मैनेजमेंट को ध्यान देनी चाहिए कि ऐसी वर्किंग कंडीशन हो कि अच्छे से इंसान काम कर पाए। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब, जॉब फॉर एग्जाम्पल ऑड वर्किंग कंडीशन, खुश नहीं है इंसान, ऑड वर्किंग कंडीशन, ऐसे समय में बुला रहे हो, डेली उससे नाइट में काम करा रहे हो, है ना, खुश नहीं है इंसान, छोड़ के चला गया। बैड वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग जो कल्चर है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो अच्छा नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। चलो, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको ठीक नहीं कर सकते। एंटिटी का नेचर ही ऐसा है, एंटिटी की अवस्था ही ऐसी है, एंटिटी मजबूर है, ऑब्लिगेशन में, ऑब्लिगेटरी है टू आस्क द एम्प्लॉय टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी मजबूर है एम्प्लॉय को बोलने के लिए कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, आप छोड़ के चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सीजनल नेचर है बिजनेस का। अब बताओ, सीजनल नेचर का बिजनेस है, 3 ही महीना ऑपरेट करते हैं, 9 महीने नहीं करते, ऐसे बिजनेस में जनरली कैजुअल लेबर को रखा जाता है। पूरी साल भर के लिए किसी को रख के क्यों पेमेंट देना जब 9 महीने बंद रहता है। तो कैजुअल लेबर को रखा जाता है। तो उस केस में क्या होगा, सीजनल नेचर है, जब बंद रहेगा तो हटानी पड़ेगी। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर सप्लाई, कई बार क्या होता है कि पावर नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है, उस वजह से काम बंद करना पड़ा, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अनफिट फॉर जॉब। अब जॉब की ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई कि मैं अनफिट हो गया जॉब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैनुअल वर्कर है कोई, ठीक है, अब कंप्यूटराइज सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको आता नहीं, हम सिखा नहीं सकते, ट्रेनिंग दे नहीं सकते, डिफिकल्ट है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अनफिट हो गया उस काम के लिए, वो खुद ही छोड़ के चला जाए। हम यही उससे बोलेंगे कि आपसे नहीं हो पा रहा था, आप चले जाइए, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। समटाइम डिसिप्लिनरी मेजर्स भी लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल,
कोई इंसान है जो बदतमीज है, कोई इंसान है जो अच्छे से बिहेव नहीं करता लोगों के साथ, अच्छे से काम नहीं करता, या कोई भी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से हमें निकालना पड़ रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, निकालना पड़ेगा, निकालेंगे। ठीक, ये कुछ रीजन हो गए। एक और टॉपिक है इसमें, थर्ड, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। अगर लेबर टर्नओवर होता है, ठीक है, तो दो टाइप के कॉस्ट इनकर्ड होते हैं। एक तो बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट, दूसरा बोला जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो, कॉस्ट के बारे में पढ़ना आपके सिलेबस में है, इस पे एक क्वेश्चन भी है, अभी करेंगे, लेकिन इस कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा। थ्योरी लेक्चर जब कवर करूंगा तो एक बार फिर से इस टॉपिक को कवर करूंगा, है ना, या फिर आपके सिलेबस में नहीं है तो इससे ज्यादा डिटेल में पूछेगा ही नहीं। ठीक है, चलो। प्रिवेंटिव का कॉस्ट का मतलब, ऐसा कोशिश करिए, खर्चा करिए कि लेबर टर्नओवर हो ही ना, एम्प्लॉय को पकड़ के रखो। कैसे? मेडिकल फैसिलिटी दो, है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन की फैसिलिटी दो, वेजेस एंड सैलरी थोड़ा बढ़िया दो, इंसेंटिव दो, ये सब करोगे, पीएफ दो, ग्रेचुटी दो, कोई छोड़ के ही नहीं जाएगा, तो ये सारे क्या है, प्रिवेंटिव कॉस्ट, छोड़ के ही ना जाए ऐसा खर्चा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मान लो छोड़ के चला गया, उसके बदले कोई और आया, दिस इज द सिचुएशन ऑफ रिप्लेसमेंट। तो इसमें भी एक नुकसान है। क्या नुकसान है? डिक्लाइन इन आउटपुट। जो नया आएगा वो उस स्पीड से काम नहीं करेगा जैसे ट्रेंड इंसान कर रहा था। कई बार केसेस में होता है कि हम ट्रेंडी इंसान को हायर करते हैं और उसे हमें सिस्टम समझने में लगेगा, है ना, जिस प्लांट पे या जिस जगह पे हम काम करते हैं उस जगह का क्या प्रोसीजर है उसको समझने में लगेगा। डिक्लाइन इन क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, हो सकता है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना जाए, शुरू में जब आया उतना एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ प्रोडक्ट खराब कर दिया। और भी खर्चे लगते हैं जैसे कि सिलेक्शन, उस इंसान को सिलेक्ट करने के लिए जो एचआर हमने रख रखा है, सिलेक्शन कॉस्ट। नए नए में आते हैं तो हम ट्रेनिंग देते हैं अपनी सिस्टम का, अपनी तौर तरीकों का, कैसे काम करना है, कैसे ये होता है, ट्रेनिंग कॉस्ट। पुराना जो गया उसका सेटलमेंट, एक डिपार्टमेंट होती है जो ये सारा चीज करती है, उस डिपार्टमेंट का खर्चा सिलेक्शन ट्रेनिंग सेटलमेंट पे जो लगता है। ठीक, उसके बाद ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। कंट्रीब्यूशन फॉरगन, ड्यू टू डिक्लाइन इन सेल। होता क्या है, जो नया इंसान है ना, इसी पॉइंट से लिंक्ड है ये, जो नया इंसान है ना, अच्छा इसमें भी कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, पीएफ हो गया, ग्रेचुटी का सुविधा हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉय वेलफेयर पे खर्चा कर रहे होते हैं। चलो, कंट्रीब्यूशन फॉरगन पे था मैं। हाँ, होता क्या है, नया इंसान आता है ना, तो कई बार जो आउटपुट है ना उसमें हमें कम देखने को मिलती है। आउटपुट कम होगा तो सेल भी कम होगा। आउटपुट कम क्यों देखने को मिलती है? नया इंसान है, उतना ट्रेन नहीं है, हो सकता है कुछ अनप्रोडक्टिव आवर भी स्पेंड करे। एक पुराना जो इंसान है, ट्रेंड इंसान है, वो अगर काम कर रहा है तो हो सकता है 1000 घंटे में 100 यूनिट नहीं, 120 यूनिट प्रोड्यूस करे। ठीक, सॉरी कैसा एग्जांपल ले लिया मैं, हो सकता है 30 डेज में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब नया इंसान आया तो 30 डेज में 800 ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो 2 से कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ना, सेमी पोस्ट पे हमने रखा है, सेमी काम के लिए रखा है, तो 2 से जो कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस करता तो ये हम सेल कर सकते थे, सेल करते तो प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इस पे जो प्रॉफिट नहीं कमा पाए ना, जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, वो भी तो अपना नुकसान है। तो ये इसी पॉइंट से लिंक्ड है, डिक्लाइन इन आउटपुट। बट जो आउटपुट डिक्लाइन हुआ है उस पर कंट्रीब्यूशन लॉस, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो फटाफट से आओ क्वेश्चन पे। कह रहा है अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर क्वार्टर एंडिंग दिस मच एज अ ये फॉर फ्लक्स रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन मेथड। कह रहा है फ्लक्स के अनुसार 10%, रिप्लेसमेंट के अनुसार 5%, सेपरेशन के अनुसार 3%। ठीक है,
इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30, रिप्लेसमेंट दिया है 30, ठीक। क्वार्टर का मतलब ये पूरा डेटा क्वार्टरली है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ वर्कर फॉर द क्वार्टर, रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, बताओ रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट इसका मतलब क्या होता है, एसेशन, भूलना नहीं है, अभी पढ़ाया हूं, ठीक है। ज्वाइन एंड रिक्रूटेड की क्या बोलते हैं, टोटल ज्वाइनिंग को एसेशन बोलते हैं। एसेशन पूछ रहा है, एसेशन कौन से फॉर्मूले में आता है, तो एसेशन आता है फ्लक्स वाले मेथड के फॉर्मूले में, वहां से निकल जाएगा। दूसरा लिफ्ट एंड डिस्चार्ज, ये क्या है, ये पूछ रहा है सेपरेशन के बारे में। थर्ड पूछ रहा है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर। देखो ये जो रेट है, फ्लक्स का इतना, रिप्लेसमेंट का 5, ये क्या है, क्वार्टरली डेटा है, तो ये एक क्वार्टर का है। एनुअल पूछ रहा है, एनुअल नहीं निकाल सकते आप, अगर फ्लक्स मेथड से 10% क्वार्टरली है तो एनुअल करने के लिए बताओ, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, इंटू 4 तो 40% आएगा। ये 5 है, एनुअली करने के लिए अगर क्वार्टरली 5 है तो एनुअली कन्वर्ट करोगे तो 20% आएगा, इंटू 4 कर दोगे, है ना। सिमिलरली ये, चलो निकालते हैं फटाफट। क्वेश्चन ब्रेक कैसे हुआ, जिसका फॉर्मूला भी दिया हो, यानी कि रेशियो भी दिया है और टर्नओवर परसेंटेज और नंबर भी दिया है, वहां से हमेशा क्वेश्चन ब्रेक होगा, ठीक। तो जब भी आप लिखोगे सॉल्यूशन, यहाँ देखो, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100, और ये हमें दिया है, कितना दिया है, 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 30, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें निकालना है इंटू 100, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगा, सिक्स 600, ठीक। चलो इसके बाद ये तो पहले फॉर्मूले से ये आ गया एवरेज नंबर। अब देखो सेपरेशन का फॉर्मूला लिखोगे तो ये आता है नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100, और सेपरेशन हमें दिया है ना क्वेश्चन में, कितना दिया है, ये रहा 3%। 3% को ऐसे भी लिख सकते हो 0.03, तो जब 0.03 लिखोगे तो नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 6 से इंटू 100 नहीं करोगे, क्यों, जब इंटू 100 करोगे जैसे ऊपर मैंने किया तो ये पूरा लिखोगे। अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो इंटू 100 मत डालना, इंटू 100 किया तो आपको टोटल नंबर में लिखना पड़ेगा, इतना ही है बस। तो सेपरेशन कितना आएगा, तो नंबर ऑफ सेपरेशन आया 18, ठीक। अब नंबर ऑफ सेपरेशन 18 आया तो इसी को बोल देंगे टोटल लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज 18, ये पूछा था आपने को लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज सेकेंड पॉइंट में। पहले यहाँ पूछा है रिक्रूटेड एंड ज्वाइन एसेशन, इसका मतलब होता है एसेशन फ्लक्स के फॉर्मूले से निकलता है, जरा बताओ। फ्लक्स मेथड कहता है सेपरेशन प्लस एसेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन नंबर ऑफ एसेशन लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इंटू 100। फ्लक्स का वैल्यू है 10% तो 0.1 कर दूं, सेपरेशन 18 प्लस एसेशन हमें निकालना है एवरेज नंबर ये, और एसेशन इज इक्वल टू 600, 0.1 60 आएगा, माइनस 18 42 आएगा, और एसेशन इज इक्वल टू 42। देयरफॉर टोटल ज्वाइन एंड रिक्रूटेड कितना होएगा, 42, ठीक है। और कुछ पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आओ जरा, मई 19 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और बेसिक क्वेश्चन है, चलो फटाफट से। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन अ रोल इन अ शॉपिंग मॉल फॉर द मंथ, ये मंथली डेटा है, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट एनुअल बोले तो जो भी फॉर्मूला से आया लेबर टर्नओवर वो क्या होगा, मंथली होगा। एनुअल में करना हो तो इंटू 12 कर देंगे तो एनुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ के स्टार्टिंग में ये एम्प्लॉय थे, मंथ के एंड में ये एम्प्लॉय थे, तो इनका एवरेज कितना आएगा, एवरेज करोगे तो 1000 आएगा। कह रहा है ड्यूरिंग दिसंबर 40 एम्प्लॉय रिजाइंड एंड 60 एम्प्लॉय डिस्चार्ज, ये क्या है,
सेपरेशन है। सेपरेशन क्या होता है? टोटल आउटगोइंग, जितने लोग गए, ताकि लेफ्ट और डिस्चार्ज हमने खुद खुद से छोड़ के गए या हमने निकाला, कोई दिक्कत नहीं, जितने लोग गए वो सेपरेशन है। तो 40 तो रिजाइन करे और 60 को हमने निकाला, तो टोटल सेपरेशन आया 100। ठीक है। 300 एम्प्लॉय वर रिक्रूटेड, 300 लोगों को हमने रिक्रूट किया। आउट ऑफ 300 225 आर रिक्रूटेड फॉर एक्सपांशन। कह रहा है टोटल 300 लोग आए, इसको बोलते हैं एसेशन। इस 300 में इतना तो एक्सपांशन की वजह से आया है, तो बचा हुआ 75 क्या है? बचा हुआ 75 रिप्लेसमेंट वाले है। याद करो जरा, मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने क्या पढ़ाया था आपको? याद करो कि सर एसेशन मतलब टोटल कितने लोग आए। ये दो टाइप में, ये दो पार्ट में बांट सकते हैं हम। एक तो रिप्लेसमेंट, जो लोग गए थे उनके बदले आए, और एक नई। और नई ज्वाइनिंग हमेशा एक्सपांशन के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। तो जब बोल दिया नए प्रोजेक्ट के लिए इतना है, तो बैलेंस लोग क्या है? रिप्लेसमेंट वाले हैं। अब क्या पूछ रहा है? 65 डेज इन अ ईयर है, ठीक है। कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर निकालिए। इक्विवेलेंट एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर, और इक्विवेलेंट एनुअल, एनुअल के लिए मंथली निकल गया एक मंथ में। अब देखो यहाँ पे डेज दिया है 365, तो दिसंबर 31 दिन का होता है, 31 दिन का एम्प्लॉय टर्नओवर हमें पता चल जाएगा, तो 365 डेज का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सिर्फ मंथ की बात करता तो इंटू 12 कर देते, पर डेज दिया हुआ है, तो डेज का जब बात करता है तो डेज हमें हमेशा डेज में ही करके एनुअल करना चाहिए, माइनर सा फर्क आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय टर्नओवर का। ये जो है ये आपकी सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे, फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ए नंबर रिप्लेसमेंट मेथड, ये क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, जो कि ये रहा 75, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100, 7.5%। और एनुअलाइज्ड करेंगे इक्विवेलेंट एनुअल, तो ये आएगा 7.5%। अगर 31 दिन का है तो 365 डेज का कितना? 88.31, कुछ ज्यादा नहीं आ गया 88.31? कोई नहीं, अब क्वेश्चन जैसे फ्रेम किया हमें वैसे करना है। चलो अगला देखो। सेकेंड में सेपरेशन मेथड से बताइए। तो सेपरेशन मेथड से नंबर ऑफ सेपरेशन, जो कि है 100 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो इससे आएगा 10%। अगर इक्विवेलेंट एनुअलाइज, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर निकाले तो 10%। अगर 31 दिन का है तो 365 डेज का कितना? सिमिलरली तीसरा फ्लक्स मेथड से पूछा है। इसमें होता है नंबर ऑफ सेपरेशन, जो कि 100 है, प्लस नंबर ऑफ एसेशन, बताओ एसेशन कितना है? 300, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100, तो ये हो गया 4 से 40% आएगा। और इक्विवेलेंट एनुअल करना हो, एनुअल टर्नओवर 40, अगर 31 दिन का है तो 365 डेज का कितना है? 470.97। और मैंने क्या बताया था आपको कि कई बार यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट भी लेके कर लेते हैं, दोनों आंसर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा करना है, ये बेहतर अप्रोच है, इस अप्रोच से करना है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर आते हैं सेकेंड वेराइटी जो इसका है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर एंड लेबर फ्लक्स रेट। कोई दिक्कत नहीं है,
जरा ये देखना, ये क्या है, डेटा दिया हुआ है, ठीक है, पूरे साल का एवरेज निकालो, तो एवरेज आएगा 7,600 प्लस 8,400, 16,000 उनका, डिवाइड बाई 2 करोगे 8,000 ड्यूरिंग ईयर 80 लेफ्ट वाइल दिस मच वेर डिस्चार्ज, तो टोटल सेपरेशन कितना आएगा, 80 प्लस 320, ये 1500 वर्कर वे रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, सेशन कितना है 1500 वर्कर का, 300 वर्कर वे रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट एंड रिमेनिंग ड्यू टू एक्सपांशन, इसमें 300 जो है गए थे उनकी वजह से रिक्रूट किया है, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, तो ये हो गया न्यू ज्वाइनिंग। अब देखो, हमें सेपरेशन भी पता है, एसेशन भी पता है, रिप्लेसमेंट भी पता है, लेबर टर्नओवर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100, ये रहा सेपरेशन 4 से, रिप्लेसमेंट देखो 300, ये रहा रिप्लेसमेंट 300। अगर न्यू ज्वाइनिंग का देखें, तीसरे में क्या पूछा है, फ्लक्स मेथड पूछा है ना, फ्लक्स मेथड सेपरेशन प्लस एसेशन, देखो 4 से प्लस 15 से, और भी कुछ पूछा था, कैलकुलेट लेबर टर्न ओवर रेट एंड फ्लक्स, लेबर फ्लक्स रेट, कोई बात नहीं, ये 3 करोगे तब भी चलेगा, ठीक। ये क्या है, न्यू ज्वाइनिंग का, सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग के लिए भी अलग से आप निकाल सकते हैं, फेमस जो मेथड है वो रिप्लेसमेंट सेपरेशन एंड फ्लक्स है, न्यू ज्वाइनिंग के लिए भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं, न्यू ज्वाइनिंग हमें पता है 12 से है, ये रहे 1200, तब भी आ जाएगा, बहुत बेसिक है। अगला क्वेश्चन देखो, लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड इज 3% फॉर क्वार्टर, रिप्लेसमेंट मेथड से जो लेबर टर्नओवर है ये 3% है, ड्यूरिंग द ईयर फ्रेश रिक्रूटेड 40 वाज मेड, फ्रेश रिक्रूटमेंट कितना है 40 है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगिनिंग एंड एंड कितना रहा, ये बिगिनिंग में कितना है 990 और एंड में कितना है इतना, इनका जो एवरेज निकालोगे तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएगा 1000। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन एंड फ्लक्स मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे पता है, रिप्लेसमेंट पता है, तो सबसे पहले आपको लगाना है रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब रिप्लेसमेंट के फॉर्मूला लगाओगे तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ जाएगी, यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 30। जब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ गया और यहाँ पे फ्रेश रिक्रूटमेंट दिया है, तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो देंगे तो एसेशन आ जाएगा कि इतने लोग फ्रेश लिया है, इतने लोग रिप्लेसमेंट से आए, तो 70 क्या आ गया एसेशन, एसेशन आ गया, ध्यान दो एसेशन समझ, और जब एसेशन पता हो तो एक फॉर्मूला में पता है ना, एम्प्लॉय एट एंड कैसे निकलता है, बिगिनिंग में कितना है प्लस एसेशन माइनस सेपरेशन, पढ़ाया था मैंने, इससे सेपरेशन निकल जाएगा, कैसे, बिगिनिंग में कितना है उसमें एसेशन जोड़ दो और एंड में कितना है ये घटा दो, इस इक्वेशन में बिगिनिंग में है 990, आई थिंक यही था, एसेशन कितना है 70, एंड में कितना है 1010, तो ये रिप्लेसमेंट आ जाएगा। जब सेपरेशन आ गया 50 तो सेपरेशन के फॉर्मूला लगा दोगे, फिर फ्लक्स मेथड से कैसे निकालोगे, सेपरेशन पता ही है और एसेशन पता ही है 70, सेपरेशन प्लस एसेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100, 12% आएगा, ठीक है। चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूं, ये रहा, ये क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, तो उसमें मैंने पढ़ा था एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे क्वेश्चन है, कह रहा है मैनेजमेंट वरी अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री बिफोर एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन, इट वॉन्ट हैव एन आइडिया टू प्रॉफिट फॉरगन एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर लास्ट ईयर।
कह रहा है मैनेजमेंट परेशान है लेबर टर्नओवर की वजह से और एक्शन लेना चाहता है, पर एक्शन लेने से पहले मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि पिछले साल जो लेबर टर्नओवर हुआ उसकी वजह से हमें नुकसान कितना हुआ। ठीक है, लास्ट ईयर का सेल इतना था, पीबी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सेल पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं ठीक, कंट्रीब्यूशन लॉस को ही कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए लिया जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, आप वो चीज बनाते या नहीं बनाते कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट तो उतना इनकर्ड होना ही था, तो ऑलवेज फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट होता है, और जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटता है तो कंट्रीब्यूशन आता है। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक, हमने पढ़ा था ना कंट्रीब्यूशन लॉस, जो एम्प्लॉय नया आया रिप्लेसमेंट कॉस्ट में, उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन लॉस होता है ये भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, इसी के लिए दिया है। टोटल नंबर ऑफ जो एक्चुअल आवर वर्कड है ये 4,45,000, कह रहा है पिछले साल में हमने ना 4,45,000 आवर्स काम किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैं स्पेस बना लेता हूं। चलो, एज एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय पर्सनल डिपार्टमेंट इन फाइलिंग द वैकेंसी, जो डिपार्टमेंट हायर करता है उसको डिले हुआ नए लोगों को लेने में, जब लोग छोड़ के गए तो उसकी वजह से 1,00,000 पोटेंशियल आवर्स हैज बीन लॉस्ट। ओहो, कह रहा है हमने तो 4,45,000 काम किए, लेकिन जो हमें डिले हो गई उस वजह से 1,00,000 घंटे लॉस्ट हो गए, यानी कि इतना और हम काम कर सकते थे, बना सकते थे इस घंटे में और बना के बेच सकते थे, लेकिन ये हमें नुकसान हो गया, इतना हम बना नहीं पाए, इतना घंटा हम काम नहीं कर पाए, 1,00,000 घंटा। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर इंक्लूड 30,000 एट्रीब्यूटेबल टू न्यू ट्रेंड रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच हाफ इज प्रोडक्टिव। कह रहा है जो एक्चुअल में काम करे ना, ये तो कर सकते थे, कर नहीं पाए, इसको छोड़ो, अभी एक्चुअल में जो काम करे उसमें से 4,15,000 तो ऐसा है जो काम हुआ है, और 30,000 जो है जो नए लोग आए ना उन्होंने काम किया है, उसमें भी 15,000 जो है ना अनप्रोडक्टिव है, और नए लोगों ने जो 15,000 काम किया है ये प्रोडक्टिव काम किया है। ठीक, अब बताना जरा, ये जो बना है ना और बिका है सेल, ये कितने घंटे की मेहनत की वजह से है। 4,15,000 काम हुआ है घंटा, ये भी अच्छे से काम हुआ है, सिर्फ इतना काम नहीं हुआ है, यानी कि 4,30,000 घंटे में जो बना है और बिका है उसका सेल ये है। और कितना नुकसान हो गया, जो बन सकता था नहीं बना, एक तो ये 15,000 घंटा जो अनप्रोडक्टिव चला गया, प्लस 1,00,000 घंटा जो काम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, ये भी चला गया, नुकसान हो गया। तो देखो सॉल्यूशन लिखो, टोटल आवर्स अगर देखोगे वर्कड, पिछले साल में कितना काम किया हमने, तो पिछले साल में काम किया इतना घंटा, लेकिन इसमें से लेस कर देंगे अनप्रोडक्टिव। ये जो नए ट्रेंड लड़के आए थे ये अनप्रोडक्टिव, इन्होंने 15,000 घंटा बिता लिया, तो प्रोडक्टिव आवर जो एक्चुअल में वर्कड हुआ है वो 4,30,000। ठीक, टोटल पोटेंशियल आवर्स लॉस्ट, कितना घंटा हम कर सकते थे और नहीं कर पाए, 1,00,000 घंटा तो कर सकते थे, नहीं कर पाए क्योंकि वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई, और 15,000 घंटे ऐसे है ना, ये जो नुकसान किया है उन्होंने अनप्रोडक्टिव करके, इसमें भी हम बना के बेच सकते थे, आउटपुट नहीं कर पाए, तो 1,15,000 घंटे हम काम कर सकते थे, प्रोडक्टिव नहीं कर। अब बताओ कंट्रीब्यूशन लॉस अगर निकालना हो तो देखो 83,03,300, ये 4,30,000 घंटे हम काम करके इतना सेल करें, तो 1,15,000 घंटे काम करते तो इतना और बेच सकते थे जो नहीं सेल करे। अच्छा, इतना सेल करते तो उस पर कंट्रीब्यूशन भी तो कमाते 20%, 20% ही सेल का हमारी कमाई है ना, ये रहा पीबी रेशियो। तो बताओ जरा कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ। 444,130। ठीक है, चलो स्टेटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर कॉस्ट,
इसी को अब नए में एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन फोरगन कितना है? 444130। अच्छा, सेल का फिगर हमने सही लिया है 8303,300। जरा देख ले, दूसरा सॉल्यूशन यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद और क्या खर्चे? ये सारे खर्चे आते हैं। प्रिवेंट जो लेबर कॉस्ट है उसमें भी लेबर टर्नओवर कॉस्ट, सेटलमेंट का जो पुराना गया, नए को रिक्रूट करने का, सिलेक्शन करने का, ट्रेनिंग देने का, सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का खर्चा, सब जोड़ दोगे तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। जरा बोलो सेटलमेंट के लिए कितना है? रिक्रूटमेंट 26,740 और सिलेक्शन 12,750, ट्रेनिंग कॉस्ट 30,940, 490। कितना आएगा? ये आया 557930। यहाँ पे थोड़ा बुक में मिस प्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लेना। आंसर इतना ना होके इतना होना चाहिए, अगली बार इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब अगला जो चैप्टर है वो होने वाला है ओवरहेड। अभी अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ओवरहेड में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओवरहेड चैप्टर में पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंसेप्ट के बाद चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ओवरहेड चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, उसके क्वेश्चन भी थोड़े बड़े होते हैं, है ना। चैप्टर बहुत आसान है, डोंट वरी, बहुत लाइट तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो कोशिश करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं एंड ओवरहेड फ्रेश लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो क्या करना है आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जो भी डाउट है आपके मन में कमेंट करना है। जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट करना है, कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूं एंड जो भी उससे रिलेटेड होगा मैं आपको रिवर्ट जरूर करूंगा, ठीक है। मिलता हूं आप लोगों से अगली लेक्चर में।